नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं वो है संधि के भेद कि संस्कृत भाषा में संधि कितने प्रकार की होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि किसे कहते हैं, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, संहिता क्या है, संधि और संहिता भेद के बीच का जो अंतर है वो हम लोगों ने सीखा और संहिता कहाँ कहाँ होती है, ये सारी जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखी है। तो मित्रों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। मित्रों, आज के जो हमारा प्रकरण है वो है संधि भेद से संबंधित है। संस्कृत भाषा में जो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है मित्रों? पंचधा यानी 5 प्रकार की होती है। अब वो 5 प्रकार की संधियाँ कौन कौन सी है मित्रों? 3 प्रकार की मुख्यतः संधि सब लोग जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मित्रों, संस्कृत भाषा में स्वर को अच कहते हैं, इसलिए प्रकरण का नाम अच संधि है। मित्रों, व्यंजन को हल कहते हैं, इसलिए प्रकरण का नाम व्यंजन संधि हल संधि है। व्यंजन संधि, हल संधि, अच संधि, स्वर संधि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। चाहे आप स्वर संधि कहें, चाहे आप अच संधि कहें, चाहे आप व्यंजन संधि कहें, चाहे आप हल संधि कहें। और मित्रों, तीसरे आपकी कौन से? विसर्ग संधि। ये मुख्यतः हम लोगों को हिंदी भाषा में भी पढ़ने को मिलती है, इसलिए सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि संधि 3 ही प्रकार की होती है। लेकिन मित्रों, संस्कृत भाषा में संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। मित्रों, अब आपको यदि ये प्रकरण जो है वो आपको स्वर संधि का प्रकरण अच संधि के नाम से मिलेगा संस्कृत भाषा में, और व्यंजन संधि का प्रकरण हल संधि के नाम से मिलेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त 2 जो मुख्यतः भेद हैं, एक नंबर प्रकृति भाव संधि और उसके बाद मित्रों आपकी कौन सी संधि है? स्वादि संधि। तो मित्रों, हम लोगों ने आज ये विषय समझा कि संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार की। लेकिन संस्कृत भाषा में संधि के प्रकरण के बारे में चर्चा करें, कति प्रसिद्धानि प्रकरणानि, तो हम कहेंगे 5 प्रकरणानि प्रसिद्धानि, यानी 5 प्रकरण इसमें क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो आइए मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि वो 5 प्रकरण जो अच, हल, विसर्ग और प्रकृति और स्वादि संधि के नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें अच संधि किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि अच संधि किसे कहते हैं हम। तो मित्रों, ये जो अच संधि है, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अच संधि किसे कहते हैं। तो मित्रों, अच का मतलब है स्वर। तो हम कह रहे हैं कि स्वर वर्णों के साथ यदि अच यानी स्वर वर्णों का मेल हो, तो देखिए मित्रों, स्वरों के साथ किसका मेल होगा? अच का। या मैं यूं कहूं कि अच के साथ किसका मेल होगा? अच का। और स्वर के साथ किसका मेल होगा? स्वर का। लेकिन जो मित्रों परिवर्तन होता है, ये विकार जो होता है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि विकार कितने तरीके से होता है, लोप, आगम और आदेश प्रक्रिया से विकार होता है। तो मित्रों, जो स्वरों के अंतर्गत विकार होगा, ऐसी संधि को ही हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? स्वर संधि के नाम से जानते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अच के साथ अच का मेल होगा और परिवर्तन भी किसमें, यानी विकार भी कौन से वर्णों में होगा? अच वर्णों में होगा। ऐसी संधि को ही हम किसके नाम से जानेंगे? स्वर संधि या अच संधि के नाम से जानेंगे। मित्रों, इसके अंतर्गत जो अच संधि है, इसके अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो वो निम्नलिखित परिवर्तन कौन कौन से होते हैं और उन परिवर्तनों को ही हम किसके नाम से जानते हैं? अच संधि के भेद के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से भेद हैं जो अच संधि के अंतर्गत आते हैं। आइए मित्रों, अब हम अच संधि यानी कि स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो मित्रों, एक तरफ हमने जो 8 प्रकार के भेद बता रखे हैं, उनके सामने सूत्र भी दे रखे हैं कि ये सूत्र विधायक सूत्र है। यानी कि इस संधि का जो अष्टाध्यायी के अंतर्गत पाणिनि महोदय ने हमें बताया कि ये जो सूत्र है, क्योंकि मित्रों अष्टाध्यायी में केवल सूत्र लिखे हुए हैं, केवल सूत्रावली है वो, इसलिए पाणिनि महोदय को सूत्रकार भी कहते हैं। तो वहां पर संहिता के लिए केवल सूत्र दे रखे हैं। पाणिनि महोदय ने क्या दे रखे हैं? सूत्र। उन सूत्रों से जो कार्य हुआ है, प्रकरण का नाम वही हुआ है। मित्रों, जैसे यण संधि है, तो इको यणची सूत्र से कौन सी संधि हुई है मित्रों? यण संधि हुई है। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं हम लोग कि एक तरफ आपकी यण संधि है और अयादि संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, पररूप है, पूर्व रूप और प्रकृति भाव संधि है। तो मित्रों, जो प्रकृति भाव संधि है, उस प्रकृति भाव संधि का समावेश कौन सी संधि के अंतर्गत हो गया है? अच संधि के अंतर्गत हो गया। इसलिए हम आगे जाके कालांतर में हम लोग किस यानी कि संधि के मुख्यतः 3 ही भेद पढ़ने लगे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में संधि 5 प्रकार की होती है। अब मित्रों, एक तरफ हमारे ये सूत्र दे रखे हैं, तो आइए एक एक सूत्र के हम लोग सामने तक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में प्रकरण के साथ इसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर जो यण संधि है, इस यण संधि का जो विधायक सूत्र है वो क्या होगा मित्रों? इको यणची।
यानी कि इस यण संधि को लिए पाणिनि महोदय ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंतर्गत जो सूत्र दिया है वो सूत्र किस नाम से जाना जाता है? इको यणचि के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अयादि संधि करने वाला सूत्र है एचो यवायावः। गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणः। मित्रों, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है वृद्धि रेचि। और दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा मित्रों? अक सवर्ण दीर्घः। मित्रों, इसी प्रकार पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? एंगी पररूपम। और पूर्वरूप संधि करने वाला सूत्र है एंगः पदांता दति। मित्रों, प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। यानी कि ये जितने भी सूत्र हैं ये संधि विधायक सूत्र हैं। यदि आपसे परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे कि गुण संधि केन सूत्रेण भवति, तो आद गुणः। वृद्धि संधि केन सूत्रेण भवति? वृद्धि रेचि। अयादि संधि केन सूत्रेण भवति? एचो यवायाव। कहने का तात्पर्य यह है कि अयादि संधि करने वाला सूत्र कौन सा हो गया? एचो यवायावः। आइए मित्रों, ये तो सामान्यतः हम लोगों ने 8 प्रकार जो अच संधि के हम लोगों ने देख लिए हैं। मित्रों, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार देखने के बाद में आपके समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मित्रों हल संधि की। मित्रों, हल से तात्पर्य है आपकी व्यंजन, क्योंकि प्रत्याहार है एक हल, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं, और वो 33 वर्ण सभी के सभी क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो मित्रों, ये जो व्यंजन संधि है यानी कि जो हल संधि है, इस हल संधि में व्यंजन वर्णों के साथ चाहे स्वर का मेल हो चाहे व्यंजन का मेल हो, या हम यूं कहें कि हल वर्णों के साथ अच वर्णों का मेल हो या हल वर्णों का मेल हो, लेकिन मित्रों परिवर्तन कौन से वर्णों में होगा? हल वर्णों में परिवर्तन होगा। इसलिए इस संधि को हम कौन सी संधि कहेंगे? हल यानी कि व्यंजन संधि कहेंगे। मित्रों, इसके अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, और इन निम्नलिखित परिवर्तनों को ही हम किसके नाम से जानते हैं? हल यानी कि व्यंजन संधि के भेद के नाम से जानते हैं, यानी कि हल संधि के भेद के नाम से जानते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से भेद हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले कि वो जो भेद कौन कौन से हैं। तो मित्रों, हल संधि के भेद यानी व्यंजन संधि के भेदों की यदि हम चर्चा करें तो मित्रों देखिए, इसके अनेक प्रकार के भेद हैं, जिसमें इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, चर्त्व संधि और अनुस्वार संधि। पहले हम इन 5 को देखेंगे मित्रों, इसके बाद में आने वाले 5 भेदों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो इष्टुत्व संधि है यानी कि इष्टुत्व संधि करने वाला जो सूत्र है वो है इष्टो इष्टुनाश्चु। मित्रों, जो इष्टुत्व संधि है वो इष्टुत्व संधि को करने वाला सूत्र है इष्टुना इष्टु। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं मित्रों सूत्र यहाँ पर, क्योंकि पाणिनि महोदय ने अलग अलग विधानी के कि इष्टुत्व संधि से कहते हैं, इष्टुत्व संधि से कहते हैं। ये तो उनके बाद में जो बहुत सारे वैयाकरण उन्होंने नाम दिए हैं। पाणिनि महोदय ने तो इसके लिए क्या दिया है? केवल सूत्र का विधान किया है। मित्रों, जस्त्व संधि करने वाले जो सूत्र है उसमें हम झलाम जसवंते, जो पदांत में जस्त्व कार्य करेगा, और झलाम जस जसी ये अपदांत में जस्त्व कार्य करेगा। मित्रों, इसके बाद में चर्त्व संधि हम लोग पढ़ेंगे। चर्त्व संधि के अंतर्गत खरीच नामक एक सूत्र पढ़ेंगे। तो ये खरीच क्या करता है? चर्त्व का यानी वर्ग का प्रथम वर्ण करता है। मित्रों, अनुस्वार संधि के अंतर्गत 2 सूत्र हम लोग देख पाएंगे, एक मौनुस्वार है, एक नश्च पदांतस्य जली, यानी कि एक पदांत में अनुस्वार करने वाला और एक अपदांत में अनुस्वार करने वाला सूत्र हम लोग देख पाएंगे। मित्रों, इसके बाद में कुछ और भेद भी हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत, जैसे मित्रों आपकी अनुनासिक संधि। अनुनासिक से तात्पर्य होता है मित्रों वर्ग का पंचम वर्ण। यम गणनम ये आपके वर्ग के पंचम वर्ण है, और ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन से हैं? इसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो आप वहां पर भी जाकर के इनको देख सकते हैं। मित्रों, अनुनासिक संधि करने वाले सूत्र हैं यरोनुनासिके नुनासिके वा, और मित्रों एक वार्तिक और पढ़ेंगे यहाँ पर प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यानी कि यदि मैं आपसे यो कहूँ कि एक तो नित्य करने वाला है और एक विकल्प से अनुनासिक संधि करने वाला सूत्र है, तो मित्रों वा से तात्पर्य विकल्प, और नित्यम का मतलब होता है हमेशा। मित्रों, इसके बाद में हम लोग संधि पढ़ेंगे परसवर्ण संधि, और मित्रों परसवर्ण संधि के अंतर्गत हम लोग 3 सूत्रों की चर्चा करने वाले हैं। एक अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यानी कि अनुस्वार के स्थान पे परसवर्ण होता है। एक वा पदांत से यानी विकल्प से होता है पदांत में, और एक तोरली यानी तयवर्ग के स्थान पर भी क्या होता है? परसवर्ण होता है। कब होता है इसकी चर्चा हम अगले वाले वीडियो में, आने वाली वीडियो के अंतर्गत प्रकरण के साथ देखेंगे। मित्रों, इसके बाद में पूर्व सवर्ण संधि होगी। पूर्व सवर्ण संधि
के अंतर्गत हम लोग है वर्ण को हम पूर्व सवर्ण कार्य करेंगे और वो करने वाला सूत्र होगा जयो हो अन्य तरस्याम। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, पूर्व सवर्ण संधि करेंगे। मित्रों इसके बाद में छत्व संधि का हम लोग विधान पढ़ेंगे। छत्व संधि के यानी तालव्य शकार के स्थान पर हम लोग कौन सा वर्ण करेंगे, छह कर देंगे। और मित्रों इसे हम किसके नाम से जानते हैं, छत्व के नाम से जानते हैं। ये षष्ठवटी और इसी के साथ एक और वार्तिक हम लोग पढ़ेंगे कि छत्वम अमिति वाच्यम। इस वार्तिक के साथ हम लोग इस संधि की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मित्रों इसके बाद में अंत में हम लोग कुछ और चर्चाएं भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको आगम भी देखना पड़ेगा, जिसमें आप लोग सुट का आगम पढ़ेंगे। सुट आगम में मित्रों आप सुट के स्थान पर स शेष बचता है अनुबंध लोप होने के बाद में। मित्रों तुकागम पढ़ेंगे। तुकागम में मित्रों तय शेष बचता है और तय के स्थान पर क्या हो जाता है, चय वर्ण भी होता है। और मित्रों एक और पढ़ेंगे हम गमुणागम, यानी कि ग म और न इनका भी क्या होता है, आगम होता है। तो मित्रों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग क्रम से ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, परसवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, छत्व संधि और इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे मित्रों, विभिन्न प्रकार के आगम पढ़ेंगे। और मित्रों इनको पढ़ने के बाद में जो हमारा प्रकरण आता है वो आएगा विसर्ग संधि। मित्रों बात करें विसर्ग संधि की तो आप जानते हैं कि ये अयोगवाह वर्णों की श्रेणी के अंतर्गत विसर्ग को रखा जाता है और संस्कृत भाषा में विसर्ग के लिए विसर्जनीय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का मित्रों, विसर्जनीय। तो हम कहेंगे कि विसर्ग के साथ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, यानी कि या तो अच आए या हल आए, किसके साथ मित्रों, विसर्ग के साथ में। परिवर्तन कौन से वर्ण में होना है मित्रों, विसर्ग के स्थान पर होना है। इसलिए प्रकरण को हम किसके नाम से जानते हैं, विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। मित्रों इसके अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन जो होंगे उन परिवर्तनों को हम किसके नाम से जानेंगे, विसर्ग संधि के भेद के नाम से जानेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं कि वो कौन कौन से परिवर्तन हैं। मित्रों विसर्ग संधि के भेद के अंतर्गत हम लोग तीन प्रकार के मुख्य परिवर्तन देखेंगे, एक सत्व, एक उत्व और एक रुत्व। मित्रों ये जो सत्व कार्य करने वाला यानी सत्व संधि करने वाला सूत्र जो होगा वो होगा विसर्जनीयस्य स। आप समझ गए होंगे कि विसर्ग के स्थान पे स का होना ही क्या कहलाता है, सत्व कहलाता है। और विसर्ग के स्थान पर उत्व भी होगा और रुत्व भी होगा। तो मित्रों उत्व संधि करने वाले जो सूत्र होंगे वो होंगे अतो रोर प्लुताद प्लुते और एक हसी च। मित्रों रुत्व संधि करने वाला सूत्र होगा स सजुसो रू। और मित्रों इसके बाद में कुछ विशेष परिवर्तन भी हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे कि रेफ यानी रे का लोप भी होता है इसमें। और रे का लोप कब कब होता है ये चर्चा भी हम लोग करेंगे। मित्रों रे का लोप करने वाला सूत्र है रोरी, और इससे पहले रे का लोप होने के बाद में पहले वाले स्वरों को दीर्घ भी होगा, वो होगा ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण सूत्र से। मित्रों इसके बाद में अंत में हम लोग ये भी सीख पाएंगे कि रे के स्थान पर क्या होता है, विसर्ग भी होता है और वो करने वाला सूत्र कौन सा है, खरवसानयो विसर्जनीय। और अंत में हम देखेंगे कि जो स्वादि संधि है ये स्वादि संधि भी किस तरीके से विसर्ग की तरह कार्य करती है। और आपका क्या होगा मित्रों, संधि प्रकरण पूरा होगा। तो जो लोग सी टेट, रीट या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या एमपी टेट, यूपी टेट किसी भी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहे मुझसे आने वाले वीडियो तक। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।